हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो गलती से भी भूलने की कोशिश मत करिएगा या भूल कर भी इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, अगर उस टॉपिक को आपने मिस किया एग्जाम में पढ़ने के लिए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत रिग्रेट होगा बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा फिजिक्स के, जो कि बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को और बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो कि क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो आपका वीडियो है, ये मैं एक तरह से सभी वीडियोस, सभी बोर्ड जितने भी हैं, आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई इसमें वो डिफरेंसेस नहीं है, सब चीज़ें आप कॉमन है। ठीक है, क्योंकि जो आपका सिलेबस होता है, वो जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है, इस वजह से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप काम कर सकते हो। सभी बोर्ड्स के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो आपका चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिसिटी, अब इस चैप्टर से ये देखिए जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया 2-3 साल के, तो मैंने वहां से पाया कि इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। और जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, वो तो समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से तो आने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल, करंट, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला, ऑल यूनिट्स एंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला तो जाहिर सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है। ठीक है, उस पर फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, डिफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हो ना, तो समझ लो कि आप चीज़ों को अधूरा छोड़ रहे हो। ठीक है, तो यूनिट सभी पूरे फिजिक्स में जहां पर भी यूनिट की जरूरत पड़े, आपको यूनिट लिखना है तो लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। अब कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर क्या होता है, ये भी बताना आपको पता होना चाहिए, विथ एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट पे, जो कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आप देखते हो, जैसे कि बैटरी हो गया, सेल हो गया, एमीटर, वोल्ट मीटर, फिर आपका रियोस्टेट, फिर ये आपका वायर, फिर स्विच, फिर प्लग की, बहुत सारे होते हैं। इन सब के सिंबल आपको पता होना चाहिए और सर्किट डायग्राम बनाने आपको आना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर है, इन सब के लिस्ट काउंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर में कि एक एक्सपेरिमेंट दे दिया है और उससे डायरेक्ट लिस्ट काउंट पूछ लिया है। ठीक है, वोल्ट मीटर का दिया था और सीधे सीधे लिस्ट काउंट पूछा था, तो लिस्ट काउंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो अच्छे से। फिर आता है ओम्स लॉ। ये तो भैया मतलब महा 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 एकदम बहुत खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ से हमेशा हर एक साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, बदल बदल के आएगा, लेकिन आएगा जरूर। जैसे कभी पूछ देगा आपसे कि इसका ग्राफ पूछ देगा, कभी डिफाइन करने को पूछ देगा, कभी रिलेशन डिराइव करने को पूछ देगा, कभी पूछ देगा कि फिगर इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो आपको सब पढ़ना है, मैंने सब लिखा है, सर्किट डायग्राम, ग्राफ, स्लोप क्या होता है, ड्राइविंग एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। ओम्स लॉ में मैं बोलूंगा कोई भी चीज आपको लेफ्ट नहीं करनी है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स विथ न्यूमेरिकल। रेजिस्टिविटी क्या होती है और डिफाइन करिए उसको। तो फैक्टर्स भी आपको पता होना चाहिए कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, मटेरियल, टेम्परेचर, इन सब में आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे एक यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहीं पर होगा। हाँ देखिए, जैसे बोल रहा है कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपको आधा कर दिया गया है, तो बताओ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर ऐसे होता है कि बोल देगा कि आपका रेजिस्टेंस अगर में क्या चेंज होगा अगर हम एरिया को आधा कर दें और लेंथ को दुगना कर दें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से पूछता भी है हर साल। फिर आता है आपका न्यूमेरिकल सम, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बेस है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है,
इस पे मैक्सिमम आपका न्यूमेरिकल ही पूछता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पे देखिए, देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका रेजिस्टेंस देखिए 1 2 3 ऐसे रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखिए डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं कम्बिनेशन रेजिस्टेंस अच्छे से पता होना चाहिए और इस पर अच्छा खासा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत सारे सर्किट डायग्राम को लगाइए, सॉल्व करिए, उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, करंट निकालिए, रेजिस्टेंस निकालिए, वोल्टेज निकालिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फिर आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैक्सिमम आपका न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब से क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं, ठीक है। H=I²RT, H किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं इससे, ठीक है। फिर आपका आता है कि रिलेशन बिटवीन P, V, I, R, W, Q, इन सब में रिलेशन में जो भी फॉर्मूले होते हैं, P=I²R, P=VI, P=V²/R, इन सब से न्यूमेरिकल्स आपसे धनाधन पूछेगा, बिना रुक टोक पूछेगा। मैंने लिखा भी है, देखिए, ठीक है। तो रीजनिंग क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अगर वो डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उससे आपको क्वेश्चन जरूर आएगा कि रियल लाइफ में क्या इसका यूज है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट का क्या यूज है, केमिकल इफेक्ट का क्या यूज है, मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या यूज है, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर, उसमें भी वही चीज है, डिफाइन, एक्सप्रेशन, यूनिट, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वही चीजें हैं। फिर साथ ही साथ आपका आता है न्यूमेरिकल्स ऑन रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। जैसे आपको कोई अप्लायंस देगा, जैसे आपको दे देगा इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें बोल देगा कि आपका 220 वोल्ट और 220 वाट पे, तो बताओ इस पे करंट रेटिंग क्या होगा, करंट इसका क्या है। तो आप निकाल सकते हो P=VI से, या इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R=V²/P निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक जो मैंने बताए हैं, जिसको अगर आप पढ़ते हो ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो आपके लिए कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे और अच्छे से आप करके भी आ पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को बुक पे मार्क करिए और अभी से पढ़ना चालू करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए सेकंड चैप्टर आपका आ गया है, इसको सही कर लो। सेकंड चैप्टर क्या है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं और इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आप देख पा रहे हो, पहला है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायग्राम, ठीक है, सब चीज आपको पढ़ना है। डायग्राम के फॉर्म में पूछ सकता है, रीजन के फॉर्म में पूछ सकता है, गिव रीजन, और साथ ही साथ एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार मैग्नेट है ना, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि आपको उसका जो लाइन डायग्राम होता है उसको बनाना है, ठीक है, दिखाना है कि किस तरफ नॉर्थ, किस तरफ साउथ, ठीक है, ये सब पोल्स आपको दिखाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत मिस करिएगा। फिर आपका आता है ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट वो दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट के पास ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट को पैदा कर सके, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको इसको पढ़ना है, बुक में दिया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट को जरूर पढ़िएगा, इससे आपसे क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको भी पढ़ना है आपको। फिर साथ ही साथ आपको 2 रूल पढ़ना है यहाँ पे, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये 2 रूल आपको पढ़ने हैं, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये 2 रूल आपको पढ़ने हैं। इस रूल से हम लोग पता करते हैं कि कैसे फोर्स पता करेंगे, कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर फोर्स कैसे लग रहा है, ठीक है। तो इन रूल को आपको पढ़ना है, डायरेक्ट रूल लिखने को भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये रूल्स पढ़ने हैं। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। अब इन सारे टॉपिक्स में, जैसे कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, इन सब में आपके सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके डायग्राम्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। साथ ही साथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे हैं, ये तीनों साथ में मिला के पूछता है, ठीक है।
सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है आपका डायग्राम पूछता है, बहुत ज़्यादा डायग्राम पूछता है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा सोलेनॉइड से पूछा है, ठीक है। 3-4 बार हर एक मैंने पेपर में देखा है 23-24 के 22 के, कि हर एक सेट में, हर एक शिफ्ट में आपका सोलेनॉइड क्वेश्चन उठाया है। तो सोलेनॉइड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोलेनॉइड ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। आपको करंट कैरिंग स्टेट वायर भी पढ़ना है, सर्कुलर ग्रुप भी पढ़ना है, दोनों ही, तीनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना, साथ ही साथ किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ठीक है। और कौन सा रूल यहाँ पर लग रहा है जिससे कि आप पता कर पाओगे कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको पता, अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिर आता है आपका क्या, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, क्या होता है ये, किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस भी पढ़ लीजिएगा साथ में, वो उतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है। फिर आता है आपका फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें जो पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस पे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे देखिए, ये आप देख पा रहे हो, देखिए ये आप, ठीक है, एक देख पा रहे हो आप, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे लाइन बना हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, और अल्फा पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में है। तो इसमें बोला है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ अल्फा पार्टिकल पे कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको उस तरह से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बढ़िया से पढ़ के जाना। फिर इस पे देखो, अब क्या होता है कि यहाँ एक क्वेश्चन आता है, F इज इक्वल टू QEV sin थीटा, ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे इस टॉपिक में बनता है। तो फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। केस भी पूछ सकता है कि कब फोर्स मैक्सिमम होगा, कब फोर्स मिनिमम होगा, तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ अब आपका आता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप उसको ऐसे प्लेस कर रहे हो, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये भी आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही बताना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है, F इक्वल टू IBL sin थीटा। तो यहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आने चाहिए, और साथ ही साथ फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है वो भी आपको बताना चाहिए। यहाँ पर भी आपका केस पूछ सकता है कि कब फोर्स मैक्सिमम होगा, कब फोर्स मिनिमम होगा, कब जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन पूछता है एग्जाम में, डायग्राम के फॉर्म में पूछ देगा, और या तो फिर आपको थ्योरी फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। मतलब ये आप थोड़ा हाउस वायरिंग से और हाउस होल्ड सर्किट से रिलेटेड चीजें आ गई हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज में आपका ओवरलोडिंग पूछता है हमेशा, क्वेश्चन के फॉर्म में, रीजनिंग फॉर्म में हमेशा पूछता है। ओवरलोडिंग हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का डायग्राम आप देख लीजिएगा, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये तो वाइवा क्वेश्चन में भी आता है और एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। फिर आता है आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें कि लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग पिन, मतलब घर में जो आप सर्किट इस्तेमाल करते हो, जो आप सॉकेट इस्तेमाल करते हो, उसमें जो अर्थिंग पिन होता है वो मोटा क्यों होता है, लाइव न्यूट्रल क्या होता है, ठीक है, अर्थिंग होता क्या है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इससे रीजनिंग सवाल बन जाते हैं। जैसे कि एक सवाल बनता है कि जो आपका सॉकेट होता है, जो आपका ये सॉकेट होता है, उसमें जो अर्थिंग पिन होता है वो मोटा क्यों होता है बाकी लाइव और न्यूट्रल पिन से। तो इस पर आपका सवाल पूछेगा, गिव रीजन। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। बुक में आपके सारी चीजें दी हुई हैं, आप आराम से उसको फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है इलेक्ट्रिक सर्किट इन हाउस। अब हाउस में किस किस टाइप की चीजें आप पाए जाते हो, जैसे कि मेन स्विच होता है, स्विच बोर्ड होता है, किलोवाट आवर मीटर होता है, ठीक है। फिर आपका हाउस वायरिंग होती है। इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए। रीजनिंग क्वेश्चन आपके बनेंगे बढ़िया तरीके से। हाउस वायरिंग में आपका एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों हम जो आपके जितने भी अप्लायंसेस होते हैं या जो हाउस वायरिंग हम लोग करते हैं वो सीरीज में ना करके पैरेलल में करते हैं, गिव रीजन। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हर साल पूछता है, इस बार भी पूछने के चांसेस हैं, ध्यान से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये चीजें जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और इसके बाद अगर भी आप टाइम बचता है तो जो टॉपिक्स छूट रहे हैं उनको भी आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनको तैयार करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो तो पढ़ाई करते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे अब हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पर, जो कि है आपका क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें तीन टॉपिक एक साथ हैं, एक स्फेरिकल मिरर, एक लेंस, और एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चैप्टर, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर और लेंस, ये 4 चैप्टर एक चैप्टर में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं इन सब पॉइंट से, ध्यान से आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैक्सिमम आपका थ्योरी पार्ट ही है, लेकिन न्यूमेरिकल भी पूछता है आपसे, ठीक है। जैसे कि देखिए लिखा है फैक्ट्स अबाउट लाइट, कलर्स इन व्हाइट लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्पेशल केस विद डायग्राम, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कि मतलब लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है, और रियल इमेज वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है, ऑब्जेक्ट इमेज क्या होता है, ठीक है, स्पेशल केस क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, जैसे विबग्योर आपका पढ़ता है व्हाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ पता होना चाहिए, किसका लीस्ट किसका ज्यादा है ये पता होना चाहिए। अब आता है इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो आपको पता बनाने आना चाहिए, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स विथ डायग्राम, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से तैयार करना है। फिर आता है आपका रे डायग्राम और यूज ऑफ मिरर। देखो जितने भी आपके मिरर हो, लेंस हो, आपके प्लेन मिरर हो, इन सब के आपके यूजेस अच्छे से पढ़ने हैं। यूजेस पे भी सवाल बनता है, यूजेस पे भी रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अगर डेंटिस्ट आपके कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, क्या होता है इसमें से, किस वजह से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, सारे यूज आपको पढ़ने हैं। फिर आता है आपका टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। मतलब कि जो लेंस और मिरर से रिलेटेड टर्म्स है, जैसे कि आपका फोकल लेंथ हो गया, अपर्चर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सारे आपको याद होने चाहिए। इन सब में से 3-4 आपके जरूर पूछने वाले एग्जाम में। डायग्राम देकर भी पूछ सकता है, डायरेक्ट नॉर्मल भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, एक्सपेरिमेंट देकर भी पूछ सकता है। ये 4 टाइप से पूछ सकता है सवाल, आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर आता है साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, क्योंकि जो आप कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सब का जो रे डायग्राम बनाते हो उसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड दे रहे हैं तो क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि नीचे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। पोल से डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एकदम याद कर लेना है। कभी कभार एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछ देता है। साइन कन्वेंशन आपका एमसीक्यू फॉर्म में पूछा है, मैंने प्रीवियस ईयर देखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर आता है आपका रे डायग्राम फॉर बोथ मिरर्स एंड लेंस प्लस न्यूमेरिकल प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड लेंस। मैंने बताया था अभी कि मिरर जितने भी मिरर है, जितने भी लेंस है, उन सबके फोकल लेंथ आपको पता होने चाहिए। रे डायग्राम से सवाल आएगा, स्पेशल केस पे सवाल बनता है। अभी तक जितना मैंने क्वेश्चंस देखा है, स्पेशल केस पे सवाल 2-3 बार बन चुका है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बाकी नहीं पढ़ोगे, बाकी भी पढ़ना है और स्पेशल केस भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से रे डायग्राम को बनाना है, घर पे एक बार प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाना। अब ये नहीं कि किताब खोल लिए और इसको एक बार ऐसे देख लिए और चले गए रे डायग्राम बनाने, कतई नहीं बना पाओगे, ठीक है। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेना रे डायग्राम, उसके बाद जाना आपके बन जाएंगे। और हाँ, इस पे रे डायग्राम पे आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है तो इमेज कहाँ बन रहा है, फोकल लेंथ इतना दिया है तो इमेज का नेचर बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, किस जगह पे बन रहा है, बैक साइड बन रहा है कि फ्रंट साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपसे पूछती हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स भी लिखा हुआ है। फिर आता है यूजेस। जाहिर सी बात है, अगर मिरर पढ़ रहे हो, लेंस पढ़ रहे हो, तो उनके यूजेस पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका, तो यूजेस आपको ध्यान से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। फिर आता है आपका क्या, मैग्निफिकेशन, जो आपका है दोनों मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन जो आप पढ़ते हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर और लेंस दोनों का पढ़ना है। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, एक में नेगेटिव होता है, एक में पॉजिटिव होता है, दोनों पे न्यूमेरिकल आता है, दोनों ही ध्यान से पढ़िए। फिर आता है आपका लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला आप जानते हो, 1/f=1/v + 1/u, और ये प्लस में मिरर में होता है, माइनस में आपका लेंस में होता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको पढ़ना है, इन दोनों पे आपके सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। कभी कभार फॉर्मूला लिखने के भी बोल देगा, तो फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, वो तो जाहिर सी बात है। फिर आता है रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n=c/v, और ये इन सभी टॉपिक से आपके सवाल पक्का पक्का बनने हैं, ध्यान रखिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है तो फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा।
साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उस पर भी न्यूमेरिकल आएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपको केस स्टडी बेस बना के दे देगा, इस पे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में दे देगा कि मतलब आपका रे ऐसे है तो ऐसे से ऐसे जा रहा है, तो बताओ कि रेयर से डेंसर जा रहा है तो लाइट की स्पीड में क्या चेंज होगा, क्यों लाइट की स्पीड में चेंज देखने को मिलता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रीजनिंग के सवाल बन जाएंगे जो कि आपको इसको आंसर करने हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी आपके रीजनिंग के सवाल हैं अगर आपके बुक में दिए हैं तो उसको बिना पढ़े मत जाइएगा, वरना बहुत बड़ी गलती करोगे आप। फिर आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्लस डायग्राम। बिल्कुल सही, आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखना है। इसको आपको मैक्सिमम बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए ही बोलता है, बाकी और कुछ नहीं बोलेगा। डिफाइन करने के लिए उन्होंने सिर्फ बोलेगा कि मेक डायग्राम फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं। साथ ही साथ डायग्राम ज्यादा पूछता है। ठीक है, और एप्लीकेशन तो आप पढ़ते ही हो, तो इसको कहीं ना कहीं आप ध्यान रखोगे। ये आपको ये जो लिखा है ना n21 = 1 n12, ये आपको डिराइव करने को आ सकता है, और इस पे न्यूमेरिकल पूछता है c/v। क्या होता है, यही तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या इन गिवन मीडियम। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन सबको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन सब में, इसमें आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ने हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान से नोट डाउन करिए। चलिए अब लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि है क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अब ये चैप्टर में देखो कुछ 3-4 गिने चुने टॉपिक हैं जो आपके बार बार रिपीट करते हैं, हमेशा मतलब आएगा, हर बार रिपीट करता है। ठीक है, ये जो टॉप क्वेश्चंस हैं आपको, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको हमेशा, हर साल, हर शिफ्ट में, हर बार आपको देखने को मिलेगा। और इनको अगर आप बढ़िया से तैयार कर लो तो फिर आपको इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो जितना बता रहा हूँ इसको अच्छे से तैयार पढ़ लो, अच्छे से तैयार कर लो, बाकी कुछ नहीं आपको मांगता है। ठीक है, जितना है बहुत बढ़िया से। ठीक है, क्या लिखा है पहला, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमेशा पूछा है, हर बार पूछा है, मतलब गिनती नहीं है कितनी बार पूछा है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे पूछेगा, इस बार भी उम्मीद है चांसेस पूछने का। इसमें पूछेगा कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, कैसे होता है, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसका इमेज बनाओ, उसका करेक्शन वाला इमेज बनाओ, डिफेक्ट वाला इमेज बनाओ, और बताओ कि होता क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्या लिखा, प्रेस बायोपिया विथ रे डायग्राम, करेक्शन, कॉज ऑफ डिफेक्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर इसको छोड़े बच्चों तो फिर समझ लेना आप 5 नंबर 8 नंबर गवा रहे हो अपना, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। फिर आता है आपका डिस्पर्शन, क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट, क्या होता है कि अगर समझ लो 7 कलर्स हैं, उनको आप प्रिज्म से पास करा रहे हो, वापस उल्टा करके प्रिज्म फिर रख दो तो वापस से कंबाइन होकर व्हाइट लाइट मिल जाता है, तो वो कैसे होता है। फिर आता है आपका कि रेनबो क्या है, रेनबो का डायग्राम क्या है, रेनबो कैसे बनता है, ये पूछता है आपसे एग्जाम में। फिर पूछता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के तो रिफ्रैक्शन, जो कि जैसे इस टाइप का होता है, देखिए ये है ना आपका, ये ऐसे प्रिज्म है, यहाँ से लाइट गया, ये पास हुआ, यहाँ पे इसको पीछे लेके आते हो, इसको लेके जाते हो, फिर यहाँ पे ऐसे करते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या, कैसे होता है, ये किस तरह से डायग्राम बनता है, डायग्राम ही पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार सिर्फ डायग्राम ही बोल देता है कि डायग्राम बना के हमको दिखा दो, तो डायग्राम जरूर पढ़ लेना, हो सकता है पूछ ले इस बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं है, मैंने देखा है। फिर आपका है कि ये जितना भी आप पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डीप में पढ़ना, क्योंकि डीप में क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है आपसे, ये चैप्टर से डीप में सवाल, डीप में कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ना है, क्योंकि डीप से बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है। ठीक है, मैंने देखा है आपको, मैंने देखा है प्रीवियस पेपर में। अब देखिए यहाँ पर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की मतलब आपके पसीने छुड़ा देगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब टॉपिक्स को छोड़ के गए आप तो आपको दिक्कत होने वाली है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट होता क्या है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल, जब आप देखते हो कि आपको जो ये स्काई ब्लू क्यों है ये बताओ, डेंजर सिग्नल में रेड क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये बताओ, फिर आपका क्लाउड व्हाइट क्यों होते हैं ये रीजन दो। ठीक है, तो ये सब आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, देखो लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, पक्का आएगा स्टूडेंट, कोई एक पूछ देगा जरूर से आपको। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये आपको जरूर से पढ़ना है, एकदम बिना छोड़े।
फिर आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये लास्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नॉर्मल इसको पढ़ लीजिए होता क्या है, और इस पे कुछ रियल एग्जांपल भी है, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्यों स्टार ट्विंकल करते हैं, क्यों प्लैनेट जो है वो ट्विंकल स्टार की तरह चमकते नहीं है, स्टार्स अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजीशन, जो स्टार जो उनकी एक्चुअल पोजीशन है उससे हायर क्यों आपको देखने को मिलता है, जो आपके ये सन है वो जिस समय वो राइज करता है उससे 2 मिनट पहले कैसे दिख जाता है। इन सब पे आपके बहुत सारे रीजनिंग सवाल बनने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जितने टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं इनको अगर आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, तो आपको इस चैप्टर से पूरे नंबर मिलने वाले हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो पूरे फिजिक्स में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको जितना हो सके उतना मैंने आपको चीज़ें टॉपिक्स बताई हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, टॉपिक्स बताए हैं, जिससे कि क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आपका काम यह है कि इन सबको मार्क करो जल्द से जल्द बुक में और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर इस पे हमको चाहिए, इसमें चाहिए, कुछ भी जो भी आपको दिक्कत हो, जिसमें भी आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द वीडियो पहुँचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बायो पर होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स कि इसको जल्द से जल्द पढ़िए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स खराब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो कृपया मेरी बातों को समझें, माने और मेरे प्यारे गोलू मोलियो पढ़ना चालू कर दो। ठीक है, चलो डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक यू। अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स।